राजा भीम सिंह और रानी पार्वती अपने पुत्र पारस के साथ महल में बहुत खुश थे। वे अपना अधिकांश समय उसके साथ बिताते थे, लेकिन रानी की सेहत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह राजकुमार पारस का सही देखभाल नहीं कर पाती थी। मैं सोच रही थी कि हम किसी को क्यों नहीं रखते जो हमारे बेटे की देखभाल करे और 24 घंटे उस पर ध्यान दे। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी और के हाथों में बड़ा हो, लेकिन हम लाचार हैं। मैं कल ही घोषणा करूंगा कि राजकुमार पारस के लिए एक नैनी की जरूरत है। अगले ही दिन एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ राजा के पास आती है। मेरा नाम शैलजा है। आपको राजकुमार पारस के लिए एक नानी की आवश्यकता थी, है ना? मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं आपको 4 दिनों के लिए रखूंगा और देखूंगा। केवल उसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा। लेकिन आप अपनी बेटी को कहाँ छोड़ेंगे? कोई समस्या नहीं महाराज, वह घर पर अकेला रहेगा। नहीं, उससे अकेला छोड़ने की जरूरत नहीं है। उससे अपने साथ ले आओ। कम से कम यह आपकी आंखों के सामने होगा। अगले दिन से शैलजा अपनी 2 वर्षीय बेटी लीला के साथ महल आने लगती है। वह राजकुमार पारस की बहुत अच्छी देखभाल करती है। जल्दी ही पारस और लीला बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन अचानक शैलजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा और रानी लीला को एक बेटी की तरह मानने लगते हैं। जल्द ही दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दिन रानी लीला से बात करती है। खेलने के लिए कूदने के दिन चले गए। क्या हुआ महारानी, आप क्यों बोल रही हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने राजकुमारी नयनतारा से राजकुमार पारस के लिए झूठ बोला है। वे जल्दी ही शादी करने वाले हैं और शादी के बाद वह तुम्हारे साथ छोटे बच्चे की तरह नहीं खेलेगा। यह सुनकर लीला उदास हो जाती है। वह घर लौटती है और आईने में खुद को देखना शुरू करती है। आईने में लीला की छवि बिल्कुल अलग है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक जहरीली लड़की है। अब समय आ गया है लीला, मुझे वह काम पूरा करना पड़ेगा जो मेरी माँ ने मुझे अपनी मृत्यु के समय सौंपा था। मैं नयनतारा को कभी भी राजकुमार पारस की शादी में शामिल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। लीला अगले 2 दिनों तक महल नहीं जाती, जिससे राजकुमार पारस चिंतित हो जाते हैं और अपने मित्र लीला के घर पहुंचते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम महल क्यों नहीं आ रहे हो? महारानी ने कहा कि तुम शादी करने वाले हो। तो क्या? मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या कह रही हो लीला? हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। दोस्त? तुमने अपनी खातिर मेरे आंखों में कभी प्यार नहीं देखा। मुझ में क्या कमी है? मुझे देखो, मेरी खूबसूरती देखो, कितनी सुंदर। मेरे पास आओ और मुझे एक बार गले लगाओ। पारस, मुझे छूकर देखो, फिर तुम्हें मुझसे अलग कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। लीला की इस हरकत से राजकुमार पारस नाराज हो जाते हैं। वह लीला को जोर से पीछे धकेलते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं। होश में आओ लीला, ऐसा लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुम एक नौकरानी की बेटी हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपना जहर राजकुमार के रक्त में पहुंचा दूंगा। राजकुमार अपने महल लौटता है और लीला की हरकतों के बारे में किसी को नहीं बताता। यहाँ राजकुमार पारस ने गुप्त रूप से राजकुमारी नयनतारा से विवाह कर लिया, लेकिन जब लीला को इसके बारे में पता चलता है, वह तुरंत महल पहुंच जाती है और अपनी गलती के लिए राजकुमार पारस से माफी मांगने लगती है। राजकुमार पारस उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन वहीं से एक खलनायक की चालें शुरू होती हैं। एक दिन नयनतारा बालकनी में खड़ी होती है और महाराजा नीचे रानी के साथ खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। लीला दूर से नयनतारा के पास रखे गमले को देख रही होती है। उसकी आंखों में इतनी ताकत है कि गमला नीचे गिर जाता है और लीला कम से कम गमले को महाराजा के सिर पर गिरने से रोक देती है। हे भगवान, वह क्या है? क्या आप ठीक हैं महाराज? यह मटका ऊपर से कैसे गिरा? राजकुमारी नयनतारा महाराज के ऊपर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति में धब्बा कैसे गिर गया, यह कहते हुए लीला वहां से एक अजीब मुस्कान के साथ चली जाती है। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, चिंतित आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं। जब खाने का समय होने वाला होता है, लीला इनायतारा के पास आती है और बोलना शुरू करती है। कितने दिन हो गए जब से राजकुमार पारस ने खीर नहीं खाई है। आपकी शादी से पहले वह मेरे द्वारा बनाई गई खीर बहुत खाते थे। वो दिन थे। यह देखकर लीला वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है और इनायतारा सोच में डूब जाती है। बिना किसी को बताए वह रसोई में चावल की खीर बनाने के लिए जाती है और राजकुमार के लिए चावल की खीर बनाना शुरू करती है।
हे प्रिंसेस, क्या आप यहाँ शेफ हैं? यह आप पर अच्छा नहीं लगता। क्या मैं अपने पति के लिए अपने हाथों से खीर भी नहीं बना सकती? खीर? अरे, मैं खीर लेकर आऊंगा। अब आप सबके साथ बाहर बैठिए। जैसे ही नयनतारा जाती है, लील अपनी उंगली से खीर हिलाने लगती है। फिर वह खीर को नकली बनाकर बाहर ले आती है। आज राजकुमारी ने राजकुमार के लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। इसे चखो और बताओ कैसा बना ओह है। वाह नयनतारा, तुमने मुझे नहीं बताया। बस बिना बताए कुछ करने का सोचा। लीला अपने हाथों से सबको खीर परोसने लगती है। सब बड़े चाव से खीर खाने लगते हैं। जैसे ही राजकुमार पारस खीर खाना शुरू करते हैं, लीला उन्हें रोक देती है। अरे, उस व्यक्ति के हाथ से खाओ जिसने मिठाई बनाई है। राजकुमारी, पहले इस मिठाई को खाओ और फिर इसे राजकुमार को खिलाओ। कहा जाता है कि खाने को साझा करने से प्रेम बढ़ता है। हाँ, लीला बिल्कुल सही कह रही है। राजकुमारी खुद हर चावल की खीर चाहती है और उसे राजकुमार पारस को खिलाती है। लीला यह देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमार पारस को भी मिठाई बहुत पसंद आती है। लेकिन कुछ समय बाद उनके साथ कुछ होने लगता है। उनका सिर चकराना शुरू हो जाता है, उनकी आंखों में पानी आ जाता है, शरीर नीला होने लगता है और फिर वे बेहोश हो जाते हैं। मेरे बेटे को क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी से राजकुमार पारस को उनके कमरे में लाया जाता है। डॉक्टर आते हैं और राजकुमार पारस का अच्छी तरह से निरीक्षण करते हैं और फिर महाराज से निजी में बात करते हैं। राजकुमार के शरीर में किसी विषैली लड़की का जहर है। जहर ज्यादा नहीं है, ऐसा लगा कि उसने उसे जहर दिया है। यह गंभीर है महाराज। यह सुनकर महाराजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप क्या कह रहे हैं? विष कन्या? हाँ, विष कन्या। विष कन्या वह लड़की है जिसे बचपन से विष दिया गया है। उसके शरीर में इतना जहर है कि अगर वह खाना गलत भी करे तो भी वह उसे जहरीला बना देगी। जहर कुंवारी दिखने में बहुत सुंदर होती है, नृत्य और संगीत में निपुण होती है। यह गंभीर है महाराज, कृपया इस बारे में कुछ कीजिए। विष कन्या, मेरी राजमहल में विष कन्या, आपको सतर्क रहना चाहिए महाराज, क्योंकि यदि वह इस महल में प्रवेश कर चुकी है तो वह सब कुछ नष्ट कर देगी। वह किसी अभिशाप से कम नहीं है। विजी वहां से चली जाती है, लेकिन महाराज चिंतित हो जाते हैं, सोचते हुए कि विषकन्या कौन है। जब वह रानी को इसके बारे में बताता है तो वह भी चिंतित हो जाती है। याद है उस दिन फूलदान आपके ऊपर गिरा था और फिर मैं सीढ़ियों से फिसलने वाला था। सीढ़ियों पर तेल था और उस तेल की खुशबू नयनतारा के हाथों से आ रही थी। राजकुमार पारस ने हमारे सामने राजकुमारी नयनतारा का नकली कान खा लिया। ये और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी नयनतारा है जो विषकन्या है। लीला बाहर खड़ी होकर यह सब सुन रही है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। राजा नयनतारा को बांधकर कोठरी में डाल देते हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा क्या दोष है? अंततः लीला अपने लक्ष्य में सफल हो जाती है। वह राजकुमारी के कपड़े और गहने पहनकर राजकुमार पारस के कमरे में जाती है, जहां वह आंखें बंद करके आराम कर रहा है। उस समय वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। जब राजकुमार पारस अपनी आंखें खोलते हैं, पायल की आवाज के कारण उनके सामने विषकन्या को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। राजकुमार, मैं आ गई हूँ। आप मेरा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, है ना? देखिए, मैं यहाँ हूँ। अब कोई आपको मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। विषकन्या आकर राजकुमार पारस के पास बैठती है और उसे गले लगाती है। उसके बाद वह राजकुमार पारस की गर्दन काटकर उसका शरीर में जहर डालने ही वाली होती है कि तभी उसे पीछे से जोरदार धक्का लगता है और वह गिर पड़ती है। नयनतारा, तुम तो कैद कर ली गई थी। विषकन्या यह सवाल नयनतारा से पूछने ही वाली होती है कि रानी, पीछे से आकर यह बात विषकन्या से कहता है, हाँ, लेकिन यह हमारी चालों में से एक थी, तुम्हारा सच सामने लाने के लिए। तुमने क्या सोचा? सब कुछ इतना आसान था। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चे के आसपास मंडराते खतरे को महसूस कर सकती हूँ। पहले मेरा शक नयनतारा पर था, लेकिन यह अच्छा हुआ कि कल मेरी गलती से तुम्हारा हाथ कट गया। तुम्हारी नसों में खून नहीं, जहर है। मैंने यह साफ साफ देखा था। सैनिकों, उसे बांध दो। राजा के सैनिक तुरंत आते हैं और विषकन्या को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो मुझे। अन्यथा मैं हर किसी को मार दूंगा। कोई मेरे जहर के साथ नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। विषकन्या का जहर केवल उस व्यक्ति के लिए होता है जिसे वह अपना बनाना चाहती है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, कभी तुम्हें आयशा की बेटी की तरह नहीं समझा। मेरी माँ एक विषकन्या थी जिन्हें एक और राज्य के राजा ने आपको मारने के लिए भेजा था, लेकिन एक दिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मैंने यह कार्य अपने हाथ में लिया ताकि मैं राजकुमार पारस को मार सकूं।
अगले दिन विषकन्या को सबके सामने खड़ा किया जाता है और उसे मारने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जल्लाद उसका सिर काटने वाला होता है, राजकुमार पारस वहां आकर उसे रोक लेते हैं। वह मेरी बचपन की दोस्त है, कोई उसे छुएगा नहीं, उससे दूर रहो। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुम मुझे बचा रहे हो। यही अंतर है मेरे और झर लड़की के बीच। मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगा। राजकुमार के आदेश पर विषकन्या को रिहा कर दिया जाता है। विषकन्या शर्म से सिर झुकाकर वहां से चली जाती है और अपनी पूरी जिंदगी एक सामान्य लड़की की तरह जीने लगती है और कभी दोबारा विषकन्या के रूप में नहीं लौटती।